can't believe। नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर का एक ग्रेट ट्रेजेडी ड्रामा है जिसका नाम अथेलो है पर आधारित है। अथेलो यह विलियम शेक्सपियर का मैं बताया हूँ कि एक महान ट्रेजेडी ड्रामा है। ट्रेजेडी ड्रामा का अर्थ होता है दुखांत नाटक, मतलब कि जिस नाटक में अगर दुख से शुरुआत हो और दुख में ही समाप्त हो जाए तो उसको ट्रेजेडी ड्रामा कहते हैं। तो ट्रेजेडी ड्रामा के अंतर्गत देखिए, ये विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट कॉमेडी में से अथेलो को भी नाम आता है, जिसमें 4 ग्रेट कॉमेडी में से अथेलो हो गया, दूसरा उसका ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट, तीसरा जो हो गया अथेलो मैकबेथ हो गया, और चौथा जो उनका ग्रेट ट्रेजेडी है जिसको किंग लियर बोलते हैं। तो ये 4 मतलब विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी ड्रामा है, उसी में से एक है अथेलो। मैंने आप लोगों को इससे पहले एक और ग्रेट ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में बताया था, तो मैकबेथ का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें मैंने मैकबेथ का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप वहाँ से नहीं देख पाते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा, और अंत में आपको विलियम शेक्सपियर का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मेरे वीडियो मैकबेथ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं अब जो मेरा आज का नाटक है अथेलो पर आधारित है, और अथेलो जो है वो भी विलियम शेक्सपियर का एक ग्रेट ट्रेजेडी ड्रामा ही है। तो चलिए हम अथेलो के बारे में बताते हैं। तो नाटक का मैं शुरुआत करूं इससे पहले आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन जब दबाएंगे तभी मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं अपना नाटक जो कि विलियम शेक्सपियर का है उस पर शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट पर मैं तथ्यों को जोड़कर बताऊंगा आपको, और आपको इससे समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब नाटक का मैं शुरुआत करता हूं। तो जैसे ये नाटक जैसे 2 जगह बहुत ही 2 जगह मेन है यहाँ पे। एक वेनिस हो गया जो फ्रांस का एक शहर है, और दूसरा साइप्रस। साइप्रस जो है यह ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का एक आइलैंड है, तो ये भी एक देश हुआ। तो साइप्रस और वेनिस की ही घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं वेनिस में घटती है और कुछ घटनाएं साइप्रस में घटती है। तो साइप्रस और वेनिस में इसको कैसे घटनाएं घटित होती है, किस प्रकार से कौन सा घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि टाइटल अथेलो है, तो अथेलो टाइटल है, तो इसका जो मेन कैरेक्टर है अथेलो ही है। तो मैंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम मैंने दिए हैं, ये मतलब इस ड्रामा के ये प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, और यही मतलब लोगों की घटनाएं जो हैं इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द होती है। तो अथेलो मैंने बताया कि अथेलो जो मेन है इसका इस नाटक के मतलब हीरो भी हैं। तो अथेलो कौन था? वास्तव में अथेलो एक सिपाही था, सामान्य सिपाही था, जो कि उत्तरी अफ्रीका के कच्छ यानी दलदली स्थान का एक मतलब ब्लैक मतलब काला आदमी था, ये गोरा नहीं था। तो यह एक आदिवासी व्यक्ति था जो कि मतलब वेनिस के राजा के यहाँ यह एक सिपाही के रूप में था, एक सामान्य सिपाही था। लेकिन यह अपने बहादुरी भरे कारनामों से ये धीरे धीरे इसने कई युद्ध को जितवाया। तो इससे अथेलो का प्रमोशन होता गया, और अथेलो एक मामूली मतलब सिपाही से वो धीरे धीरे जनरल पद तक पहुँच गया। तो जनरल एक निश्चित रूप से मतलब सेना में एक ऊंचा पद होता है। तो अथेलो का जनरल पद पे पहुंचना यह बहुत ही नाटकीय है और बहुत ही साहस से भरा था, और अथेलो को इसके लिए काफ़ी मतलब काफ़ी मूल्य भी चुकाना पड़ा। तो अथेलो के इस मूल्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है डेस्डेमोना नाम की एक लड़की, जो कि इस नाटक की हीरोइन भी है। तो डेस्डेमोना जो है वह अथेलो से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि डेस्डेमोना को साहस भरे कारनामों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो वो अक्सर अथेलो से साहस भरे कारनामे को सुनती थी,
और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। उसको लगता था कि ऑथेलो जो है एक सुपरमैन है, एक सुपर हीरो है, और वह उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि उसको लगता है कि वह ऑथेलो के बिना जी नहीं सकती, और ऑथेलो को ही वह अपना सब कुछ मान लेती है। वह उसका प्रेमी भी था। तो ऐसा नहीं था कि यह एक तरफा प्यार था, क्योंकि डेस्डेमोना ऑथेलो से जितना प्रेम करती थी उतना ही प्रेम ऑथेलो जो है डेस्डेमोना से भी करता था। लेकिन समस्या ये थी, डेस्डेमोना का पिता जो जिसका नाम ब्रेवेंजियो या ब्रेवेंटियो है, इसको दोनों से उच्चारण किया जाता है, चाहे ब्रेवेंजियो या ब्रेवेंटियो। तो जो ब्रेवेंटियो या ब्रेवेंजियो जो थे वह डेस्डेमोना के पिता थे। यह भी ऑथेलो से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री डेस्डेमोना ऑथेलो से किसी प्रकार का संबंध बनाए, क्योंकि डेस्डेमोना जो थी वह वेनिस की एक बहुत ही सुंदर महिला थी, और उससे विवाह करने के लिए मतलब बहुत सारे ड्यूक भी तैयार थे, राजकुमार भी तैयार थे, और बहुत ही धनी धनी व्यक्तियों से मतलब जो उसका हाथ मांगना चाहते थे। तो डेस्डेमोना निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व सुंदरी थी, तो उससे विवाह करने के लिए काफ़ी लोग मतलब सोचते थे कि उससे विवाह हो जाए, लेकिन डेस्डेमोना इन सबको नज़रअंदाज कर देती है और वह ऑथेलो से ही प्रेम करती है। तो डेस्डेमोना को लगता है कि उसके पिता मानेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने ऑथेलो से मतलब ऑथेलो के साथ इलोपमेंट करती है, यानी कि उसके साथ गुपचुप तरीके से भाग जाती है और वह विवाह कर लेती है। तो ऑथेलो से उसका विवाह करने से जो उसके जो शूटर्स थे, जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उससे विवाह करना चाहते थे, वह उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और वे नहीं चाहते थे कि डेस्डेमोना का विवाह ऑथेलो से है। तो उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा परेशानी डेस्डेमोना के पिता ब्रेवेंटियो को होता है। तो ब्रेवेंटियो एकदम नहीं चाहते थे कि उनकी मतलब पुत्री एक ऐसे मतलब पुरुष से विवाह करे जो कि आदिवासी है। तो ब्रेवेंटियो ने यह मामला वेनिस के कोर्ट में ले गए। तो वेनिस के कोर्ट में ले गए, चूँकि ब्रेवेंटियो वास्तव में एक धनी सीनेटर था, ठीक है, वेनिस का एक धनी सीनेटर था। तो निश्चित रूप से उसकी एक पहुँच थी, एक मतलब पैठ था वेनिस के कोर्ट में। तो वेनिस के कोर्ट में ड्यूक के सामने मतलब ऑथेलो के केस की सुनवाई होती है। तो 200 रुपये ब्रेवेंटियो ने किया। उन्होंने कहा कि ऑथेलो नाम का यह पुरुष जो है, यह मेरी भोली भाली पुत्री डेस्डेमोना को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया है, जबकि डेस्डेमोना का विचार उसे विवाह करने का नहीं है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार का जादू ऑथेलो ने डेस्डेमोना पे किया है कि डेस्डेमोना उससे विवाह करने के लिए एकदम तैयार हो गई। तो यह मतलब बहुत ही उसके मतलब विचार के विपरीत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो उसने पूरा दोषारोपण ऊपर ऑथेलो को लगाया और कहा कि ऑथेलो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसको मृत्युदंड दिया जाए। तो जो वेनिस के ड्यूक थे, उन्होंने इस मतलब केस को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उनको लगता है कि ब्रेवेंटियो कह तो सही रहा है, लेकिन ऑथेलो के भी पक्ष को सुन लेना चाहिए कि ऑथेलो उसमें अपनी सफाई क्या देता है और उसकी उत्तर क्या है इस मामले में। तो ऑथेलो से वो कहता है कि अगर तुम्हें इस केस की सफाई में कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वास्तव में जो ड्यूक वेनिस के जो ड्यूक थे वो भी ऑथेलो से प्रभावित थे, क्योंकि ऑथेलो जो था उनके सेना का एक महत्वपूर्ण कड़ी था, एक महत्वपूर्ण योद्धा था, और वह तुर्क के विरुद्ध, जो कि साइप्रस में अटैक करने वाले थे, तो तुर्क के विरुद्ध जो थी, उसके विरुद्ध जो सेना की टुकड़ी था उसका कमांडेंट जो था ऑथेलो के हाथ में था। तो वो किसी भी तरह ऑथेलो को नाराज़ नहीं करना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि ऑथेलो उनको छोड़ दे। तो वह वेनिस के ड्यूक ने ऑथेलो को पूरा मौका दिया। उसने कहा कि तुम अपना विचार रख सकते हो और सफाई दे सकते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्रेवेंटियो का भी बात मानना जरूरी था ड्यूक के लिए, और ऑथेलो भी उसका मतलब निकट का ही था। तो उसने ऑथेलो को मौका दिया एक बार, और उसने कहा कि वह उसको मतलब इसके बारे में बताए, इस केस के बारे में बताए कि आखिर ऐसा क्यों घटित हुआ। तो ऑथेलो ने पूरी घटना को शुरू से बताया और एक एक करके उसने मतलब सब पहलुओं को जोड़ते हुए बताया कि किस प्रकार उसने डेस्डेमोना से उसका प्रेम हुआ। तो ऑथेलो ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरा जो प्रेम है डेस्डेमोना से तुरंत हो गया। मैं इनके घर पे, यानी कि ब्रेवेंटियो के घर पे, मैं एक पेइंग गेस्ट के रूप में गया था और मैं उनके घर रहने लगा था। तो जब मैं उनके यहाँ रहता था तो कभी कभार
पिता और पुत्री दोनों मेरे पास आते थे और वे लोग मेरे साहस भरे कारनामे को सुनते थे। तो उसने कहा कि मेरा जरा भी विचार नहीं था कि डेस्डिमोना मुझसे प्रभावित हो, लेकिन दोनों बाप और बेटी जो है मेरे साहस भरे कारनामों से प्रभावित होते हैं और डेस्डिमोना वो मन ही मन मुझसे प्यार करने लगती थी। जब मुझे इसका पता चला तो मुझे भी डेस्डिमोना अच्छी लगी और मैं भी उससे विवाह करने के लिए हम लोग ने ऐसा किया। तो उसने कहा कि इसमें डेस्डिमोना का पूरा मर्जी है, आप चाहे तो डेस्डिमोना से स्वयं बात कर सकते हैं कि वह यह विवाह के मतलब कि वह इस विवाह से मतलब प्रसन्न है या अप्रसन्न है, सहमत है कि नहीं सहमत है, इसके बारे में डेस्डिमोना से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो जो वेनिस के ड्यूक थे उन्होंने ब्रेवेंटियो से कहा कि तुम चाहो तो अपने पुत्री से पूछ सकते हो, यदि उसको अथेलो नहीं पसंद है तो उनका जो विवाह है उसका संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा और अथेलो को कड़ी सजा दी जाएगी। तो ब्रेवेंटियो जो था वह डेस्डिमोना के पास जाता है और उसने उसको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करते हुए कहा कि मैंने दुनिया में तुमको हर एक चीज़ मैंने उपलब्ध कराया, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी थी और मेरी इकलौती बेटी हो, तुमको मैंने दुनिया के क्या चीज़ नहीं दिया, जो कुछ भी तुम पसंद करती थी उसको मैं तुरंत पलक झपकते ही तुम्हारे सामने में ला देता था और बचपन से ही मैं तुम्हारी सभी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करता रहा। लेकिन मेरे प्यार में ऐसा क्या कमी रह गया कि तुम मेरे प्यार को भुलाकर अथेलो से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। डेस्डिमोना वास्तव में एक रिफाइंड वुमन थी, उसको यानी कि अच्छी तरह से पता था कि वह उसने क्या किया और उसको क्या करना चाहिए। तो वह एक बुद्धिमान भी महिला थी। तो उसने अपने पिता को बहुत ही तर्क से समझाया। उसने कहा कि अब उसकी पुत्री जो है वह अपने फैसले स्वयं ले सकती है। और रहा बात वस्तुओं की, तो उसने कहा वस्तुओं की तुलना अथेलो से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अथेलो जो है वह इन सब वस्तुओं से कहीं ऊपर है। अगर वह अथेलो से प्रेम करती है तो यानी कि ये अथेलो जो है मतलब इन वस्तुओं से ऊपर है और इन वस्तुओं की तुलना अथेलो से कदापि नहीं हो सकती है। तो उसके पिता ने जो कुछ भी वस्तुएं उपलब्ध कराई है वह अथेलो के इक्वल नहीं है, इसलिए उसने अथेलो से विवाह किया। जब ड्यूक ने सुना कि इस प्रकार का गवाह मतलब इस प्रकार का मतलब विचार जो है डेस्डिमोना ने कोर्ट में रखा, तो ड्यूक को मजबूरन कहना पड़ा कि ब्रेवेंटियो को कहना पड़ा कि आप इस मुकदमे में, आप इस केस में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बेटी ने अपने पूरे होशो हवास में अथेलो से विवाह किया है, इसलिए इसमें आपको अब हट जाना चाहिए और इस मुकदमा को वापस लेना चाहिए। ब्रेवेंटियो समझ गया कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है और वह डेस्डिमोना को किसी भी तरह समझा नहीं सकता। तो उसने जाते जाते अथेलो को जरूर समझाया। वह अथेलो के पास गया और कहा कि ठीक है, तुमने डेस्डिमोना से विवाह कर लिया, लेकिन उस स्त्री से तुम मतलब एकदम ही सावधान रहना, क्योंकि वह स्त्री तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो अथेलो ने कहा ऐसा क्यों है, उस स्त्री से सावधान क्यों रहे। तो ब्रेवेंटियो ने कहा कि जो महिला, जो पुत्री अपने पिता की नहीं हो सकी, वह किसी दूसरे की क्या होगी। तो उसने मतलब एक दर्शन की भरी बात अथेलो को समझाया, जो अथेलो को नहीं समझ आया। तो उसको लगा कि उसका पिता चूँकि पुत्री मोह में ऐसा कह रहा है, इसलिए वह उसको मतलब चाहता है कि वो किसी तरह डेस्डिमोना छोड़ दे। लेकिन अथेलो का मतलब उस भाषण को सुनने के बाद उसका डेस्डिमोना के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया और भी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जटिल हो गया, और वह किसी भी तरह वह डेस्डिमोना को नहीं छोड़ना चाहता था। तो अब अथेलो और डेस्डिमोना के बीच में कोई समस्या नहीं थी, उनका विवाह जो था हो ही चुका था। अब इनके बीच जो एक कांटा था ब्रेवेंटियो नाम का, वो भी मतलब अब दूर हो चुका था। तो ये दोनों खुशी मना ही रहे थे। तो उसी समय यह सूचना आती है कि जो तुर्किस है वे साइप्रस पे आ चुके हैं। वो साइप्रस एक आइलैंड है, मैंने बताया था, जो कि मतलब कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का एक हिस्सा है। तो वहाँ पे तुर्क की सेना ने आक्रमण कर दिया है और वो वहाँ पे पहुँचना है। अगर अथेलो तुरंत अपनी सेना को लेकर साइप्रस में नहीं पहुँचता है और साइप्रस की सहायता नहीं करता है, तो तुर्क जो है वो साइप्रस पर कब्जा कर सकता है। तो अथेलो को वहाँ के ड्यूक ने कहा कि वो तुरंत साइप्रस के लिए कूच कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है तो दिक्कत हो सकती है। तो अथेलो अभी तो डेस्डिमोना से विवाह किया था, उसको डेस्डिमोना को छोड़कर साइप्रस तुरंत जाना उसको बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो साइप्रस के लिए कूच करता है। तो वह
अपने जहाजी बेड़ा के साथ साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन डेस्डिमोना जो थी वो नहीं चाहती थी कि अथेलो इस प्रकार अकेले चला जाए। वह भी मतलब अथेलो के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ समस्या ये था कि अथेलो मतलब एक युद्ध में चूँकि हिस्सा लेने जा रहा था, तो वो उसके साथ नहीं जा सकती थी। तो अथेलो ने अथेलो के बाद मतलब जब डेस्डिमोना ने सोचा कि उसकी एक दासी है जिसका नाम एमिलिया है। एमिलिया वास्तव में इसकी मेड सर्वेंट थी, जिसकी नौकरानी थी। तो वह एमिलिया और उसके पति जिसका नाम ईगो था, उसकी सहायता से उन्होंने निश्चय किया कि वे भी साइप्रस जाएंगे और अथेलो को वहाँ पे उसकी सहायता करेंगे। तो वह मतलब एमिलिया और ईगो को लेकर एक दूसरे जहाजी बेड़े के साथ वो साइप्रस के लिए वो भी कुछ कर जाती है। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा करेक्टर है जो माइकल कैसियो का है। वास्तव में माइकल कैसियो जो है वह भी डेस्डिमोना का एक मतलब भूतपूर्व प्रेमी ही था। वो भी डेस्डिमोना से विवाह करना चाहता था, लेकिन डेस्डिमोना ने कभी उस नज़रिए से कैसियो को नहीं देखा था। इसलिए उसका मतलब वह कैसियो के प्रति जो प्यार था वह एक दोस्ती मात्र थी। वह उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उससे वह विवाह नहीं कर सकती थी। तो माइकल कैसियो को भी इस बात का रियलाइज हो जाता है कि वह डेस्डिमोना से विवाह नहीं कर सकता। तो माइकल कैसियो ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने डेस्डिमोना और ओथेलो का विवाह संपन्न कराने में मध्यस्थता किया था। तो इसलिए डेस्डिमोना जो है माइकल कैसियो की एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी, और माइकल कैसियो का जो घर था वो डेस्डिमोना के घर के पास ही था। इसलिए दोनों पड़ोसी भी थे और दोस्त भी थे। और इसके बाद मोन्टानो का नंबर आता है। तो मोन्टानो वास्तव में यह साइप्रस का एक गवर्नर था। साइप्रस का गवर्नर था, जहाँ पे जब अथेलो वहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात मोन्टानो से होती है। उसके बारे में बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि यह मोन्टानो जो था वो साइप्रस का गवर्नर था, वहाँ का शासक था। और ड्यूक ऑफ वेनिस तो बताइए। और एक देखिए यहाँ पे एक करेक्टर है बिंका। ये सब छोटे करेक्टर है। बिंका जो वास्तव में एक वेश्या थी जो कि साइप्रस की थी। बिंका को प्रेम जाल में मतलब माइकल कैसियो जो था बिंका को प्रेम जाल में फंसाया था, और उसने उससे वादा किया था कि वो उससे विवाह करेगा, लेकिन वह वास्तव में उसका यूज़ कर रहा था, लेकिन उसने बिंका से विवाह नहीं किया। और एक पत्र और आता है जिसका नाम रोडेरिगो था। तो रोडेरिगो जो था यह भी मतलब डेस्डिमोना से प्रेम करता था, और यह एक जवान और धनी व्यक्ति था, लेकिन एक मूर्ख भी था। वह किसी भी मूल्य पर वह डेस्डिमोना को अपने में पैसे के बल पे खरीदना चाहता था, जो कि डेस्डिमोना को एकदम पसंद नहीं था। वह रोडेरिगो को एकदम नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करे। तो वह उसने सीधे रोडेरिगो को मना कर दिया था कि वह उसके साथ विवाह नहीं कर सकती। तो रोडेरिगो ने देखा कि जब वह डेस्डिमोना को खोता जा रहा है तो वह ईगो से मिलता है, और ईगो से कहता है कि अगर वह डेस्डिमोना से उसका विवाह करा दे तो उसको अपनी सारी संपत्ति दे सकता है। तो यानी कि उसने मतलब धन का भी प्रलोभन दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका डेस्डिमोना से विवाह नहीं हुआ, और पता चला उसको कि वह ओथेलो के साथ उसने विवाह करके वो साइप्रस जा चुकी है। तो रोड्रिगो ने यह फैसला किया वह किसी भी तरह अथेलो को बर्बाद कर देगा। तो वह हाथ मिला लेता है ईगो से, और ईगो से हाथ मिला लेता है, और वह अथेलो और कैसियो इन सबको बर्बाद करने के लिए मतलब कि वह पूरी सहायता ईगो की करता है। तो अब यहाँ पे देखिए साइप्रस, इसके बाद वेनिस में जो होता है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटती है, और जो घटनाएं घटती है वो वास्तव में साइप्रस में होती है। तो साइप्रस में अब मैं बताता हूँ कि साइप्रस में क्या होता है। तो अथेलो अपने जहाजी बेड़ा के साथ वह तुर्क के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तो चला गया था, लेकिन वहाँ पे तेज़ तूफान आ गया था। तो तेज़ तूफान आने से जो लहरें थी बड़ी ऊंची ऊंची उठ रही थी। तो उस तेज़ तूफान में जो जहाजी बेड़े थे मतलब कि वो आगे बढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत समस्या हो रही थी। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह तूफान इतना तेज़ था कि बहुत सारी नौकाएँ जो थी डूब भी गई थी। तो उसमें अथेलो जो फंस जाता है और वो समय पे साइप्रस नहीं पहुंच पाता। तो लेकिन उससे पहले डेस्डिमोना जो ईगो और एमिलिया जो थे वो अपनी जहाजी बेड़े से वो साइप्रस पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि अभी तक अथेलो जो है साइप्रस नहीं पहुंचा है। और इसकी सूचना इन तीनों को मिलता है माइकल कैसियो से। माइकल कैसियो ने बताया कि अभी तक अथेलो जो है वो साइप्रस नहीं पहुंचा है, और तूफान पता नहीं मतलब क्या करें, क्योंकि तूफान की चिंता मोंटेनो को भी था। उसको भी बहुत बेसब्री से वह अथेलो को इंतजार कर रहा था। वो सोचता था कि अथेलो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए, नहीं तो तुर्क की सेना से मतलब भ्रंत करना जो होगा मुश्किल हो जाएगा।
तो मोन्टानो जो होता है वो सोचता है कि लेकिन ये तूफान में पता नहीं आथेलो स्वयं ना डूब गया हो, तो उसकी चिंता भी जायज़ थी क्योंकि तूफान बहुत तेज़ था। तो जब डेस्डेमोना ईगो एमिलिया जो थे वह मतलब आथेलो से मिलने वहाँ पहुँचते थे, तो उनको वहाँ पे आथेलो से उनकी मुलाकात नहीं होती है और कैसियो से पता चलता है कि आथेलो अभी अपने जहाजी बेड़े के साथ अभी तक नहीं पहुँचा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर मतलब कुछ देर बाद ये सूचना मिलती है कि आथेलो जो है वह वापस लौट आया है। साइप्रस पहुँच चुका है, लेकिन साइप्रस पहुँच चुका है, लेकिन आथेलो ने वहाँ पहुँचकर लोगों को एक बात बताया कि अब उन्हें तुर्की से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुर्क की सेना जो है वह वास्तव में तेज़ तूफान के कारण वह अपने जहाजी बेड़े के साथ पूरी तरह से डूब गई। अब इसलिए अब उनको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, साइप्रस में अब उत्सव मनाया जा सकता है। तो साइप्रस के निवासी जो थे बड़े खुश हो जाते हैं और वहाँ पे मतलब एक दावत उड़ाई जाती है और एक बड़े आयोजन का जलसा किया जाता है और वहाँ पे मतलब कि मदिरा का लोग सेवन करते हैं, लोग पार्टी मनाते हैं। तो पार्टी मनाते हैं, लेकिन आथेलो चूँकि मतलब कि एक सभ्य व्यक्ति था, एक नोबेल था, तो वह नहीं चाहता था कि वह या उसके कोई भी साथी मतलब साइप्रस में इस तरह से दावत करें, क्योंकि उसने सभी लोगों को सलाह दिया, खासतौर से माइकल कैसियो जो कि वो सेकंड कमांडेंट था। आथेलो जो था वो मेन कमांडेंट था और माइकल कैसियो जो था वो सेकंड कमांडेंट था। तो उसने माइकल कैसियो से कहा न तो वह न ही किसी सैनिक को, अपने किसी सैनिक को मदिरा का सेवन करने दे, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो मतलब इससे जो है बेनिस सरकार की मतलब किरकिरी होगी और बेनिस सरकार का लोग मतलब जैसे उसके प्रति बेनिस सरकार के प्रति लोगों का नज़रिया जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो उसने कैसियो को साफ साफ मना किया है कि वो मदिरा जरा भी न पिए। लेकिन ईगो का विचार तो कुछ और था, चूँकि ईगो एक षड्यंत्रकारी था और वह कैसियो और आथेलो से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह उसको नहीं पसंद था, न तो उसको कैसियो पसंद था और नहीं आथेलो। तो कैसियो इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि कैसियो जो था वो आथेलो का सेकंड कमांडेंट था, जबकि उसने सोचा कि चूँकि वह पुराना मतलब ऑफिसर है तो माइकल कैसियो के स्थान पे उसको होना चाहिए था और उसको डिजर्व, क्योंकि वो डिजर्व करता है। लेकिन उसके बावजूद भी माइकल कैसियो को आथेलो ने कमांडेंट बना दिया, तो यह उसके लिए बहुत असहनीय था। तो वो किसी भी तरह माइकल कैसियो को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वह इतना बड़ा षड्यंत्रकारी था, उसने ये सोचा कि एक ही तीर से तीन शिकार करेगा। एक मतलब वह माइकल कैसियो, डेस्डेमोना और आथेलो तीनों को बर्बाद करेगा। तो उसने मतलब बर्बादी करने के लिए सबसे पहला उसने षड्यंत्र यह रचा कि उसने सबसे पहले वह माइकल कैसियो को मदिरा पिलाता है। तो माइकल कैसियो जब साइप्रस में मतलब भव्य आयोजन हो रहा था तो वहाँ माइकल कैसियो को मदिरा पिलाता है, मदिरा पिलाता है और माइकल कैसियो को मतलब इस तरह से भड़काता है, वो मतलब उसका मतलब इस तरह से भड़काता है कि वह किसी से भी भिड़ सकता था। तो वह साइप्रस के एक मतलब उच्च अधिकारी था, उससे कैसियो का मतलब कि तू मैं हो जाती है, उससे भिड़ंत हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और यही ईगो चाहता भी था, वह यही चाहता था कि वह किसी भी तरह अगर ये लड़ाई करने लगे तो इसको क्या होगा कि हमारे मतलब जो षड्यंत्र का है वह मेरा चलना चालू हो जाएगा। तो ईगो अपने षड्यंत्र में सफल भी हो जाता है और क्या माइकल कैसियो का उस ऑफिसर से भिड़ंत हो जाता है। तो उसने मतलब इसकी सूचना मतलब खतरे की घंटी से उसने मतलब दी लोगों को, तो उसे बहुत सारे लोग जाग गए और वे लोग दौड़ के उस जगह पहुँचे। तो मांटेनो जो था वहाँ का जो गवर्नर था साइप्रस का, वो आता है और वह माइकल कैसियो को और उस ऑफिसर को बीच में मध्यस्थता करने के लिए उनको रोकता है कि वे इस तरह से भिड़ंत न करें। तो माइकल कैसियो चूँकि शराब के नशे में तो था ही, तो वह मांटेनो के ऊपर अटैक कर देता है और उसको मतलब घायल कर देता है। तो यानी कि यह एकदम अप्रत्याशित था, मांटेनो भी इसके लिए तैयार नहीं था। तो उस समय उसने तुरंत आथेलो को बुलवाया और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो आथेलो ने देखा कि माइकल कैसियो ने इस प्रकार सा हरकत किया, तो उसने कहा कि माइकल कैसियो को वह अभी से मतलब अभी वह उसको सस्पेंड कर दे रहा है, उसको निकाल दे रहा है। तो उसने माइकल कैसियो को उसने टर्मिनेट कर दिया, उसको निकाल दिया उसके पद से। तो यह जब वो निकल गया तो वह निराश हो चुका था। तो ईगो ने अपना षड्यंत्र जो है दूसरा रचा, तो फिर उसके पास माइकल कैसियो के पास जाता है और उसने उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया कि वह उसका शुभचिंतक है और उसको प्यार करता है। तो उसने कहा कि वह माइकल कैसियो अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
तो माइकल कैसियो ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसने कहा कि तुम्हारी फ्रेंड डेस्डेमोना है, वह चाहे तो तुमको तुम्हारा पुराना पद दिलवा सकती है, क्योंकि डेस्डेमोना जो है वह ऑथेलो की धर्मपत्नी भी है। अगर वह चाहेगी तो निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा पद मिल जाएगा, और तुम इतने स्मार्ट हो और इतने चार्मिंग हो कि निश्चित रूप से तुम अब मतलब उसको डेस्डेमोना को मतलब इसके लिए तुम उसको कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। तो कैसियो जो है वो इसके लिए तैयार हो जाता है। वह डेस्डेमोना के पास जाता है और उससे अपनी बात करता है। तो डेस्डेमोना जो थी वो उसको भी लगता है कि उसका जो दोस्त है मुसीबत में है, उसने उसकी बहुत सहायता की। तो वह लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वह हाथ जो था सहारे के लिए था, और तो इसी को मतलब ईगो जो होता है हथियार बना लेता है। तो वह हथियार बना लेता है और वह मतलब कि ऑथेलो को सूचित कर देता है कि डेस्डेमोना जो है माइकल कैसियो के प्रेम में है, और उसके कानों में कुछ शब्द कह रही थी जो उसने नहीं सुने हैं। तो ऑथेलो जो होता है उसको स्पष्ट करने के लिए वो आता है, वहाँ देखता है तो वास्तव में उसको यह दृश्य दिखाई देता है जिसमें डेस्डेमोना जो है कैसियो के हाथ पकड़कर खड़ी थी। तो ऑथेलो को शंका तो होता है, लेकिन चूंकि यह अप्रत्याशित था और पहली बार था तो उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने यह देखा कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो कैसियो जो होता है उसको समझ नहीं आता है वास्तव में वो क्या मतलब जवाब दे, तो वह वहाँ से तो निकल जाता है। तो इसका ईगो ने पूरा फ़ायदा उठाया। तो उसने कहा कि अगर उसने ऑथेलो को कहा कि अगर कैसियो अच्छा आदमी होता, उसके मन में पाप नहीं होता, तो वो वहाँ से चोरों की तरह क्यों जाता। वो वहाँ से चोरों की तरह भागा है, इसका मतलब ये है कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। तो ऑथेलो के मन में यह जो शक के बीज हैं वो बो दिए जाते हैं। ऑथेलो भी बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो उसके मन में ये शंका रहती है। तो अब ईगो एक नया चाल चलता है। उसने सोचता है कि अब वह उसको मतलब किसी तरह मतलब कि ऑथेलो को कैसियो के विरुद्ध करेगा। तो ऑथेलो को विरुद्ध करने के लिए तो उसने मतलब कई तरह के उसे उसका कान भरा और उसको कई तरह से समझाने का प्रयास किया। लेकिन ऑथेलो जो था वो चूँकि डेस्डेमोना से बहुत प्यार करता था, और कहा कि वही सोचता था कि डेस्डेमोना पे जो है मतलब उसको इस प्रकार से मतलब समझना जो होगा उसके मन के बाहर है, क्योंकि वह निश्चित रूप से जरूरी नहीं है कि डेस्डेमोना वैसे ही है जैसा कि मतलब ईगो दिखाना चाहता है। हो सकता है वो उसको मतलब झूठ बोलता हो, क्योंकि ईगो जो है एक धूर्त व्यक्ति है, तो उसे ईगो की बात पे भरोसा नहीं होता है। तो जब ईगो बार बार उसको ऑथेलो को उसका कान भर रहा था, तो ऑथेलो ने उसका कॉलर पकड़ के उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि यदि तुम सही हो तो तुम सिद्ध करके दिखाओ कि डेस्डेमोना जो है कैसियो से प्रेम करती है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिद्ध कर सकता हूँ, और तुम नज़र रखना कि जब डेस्डेमोना और कैसियो आपस में मिलते हैं तो उनका व्यवहार किस प्रकार होता है। तो उसके बीच में डेस्डेमोना जो है फिर कैसियो से मुलाकात होती है। तो कैसियो उसको समझाता है कि वह जो मतलब लड़ाई हुआ था मतलब ऑफिसर से तो नशे के हालत में हुआ था, वह ऐसा नहीं करेगा। तो डेस्डेमोना उसको समझाती है कि वो ऑथेलो को फिर समझाएगी और फिर उसको मनाएगी। तो डेस्डेमोना ऑथेलो को फिर समझाती है कि उसके दोस्त माइकल कैसियो को वापस मतलब उसके पद पे लौटा दिया जाए। तो ऑथेलो को लगता है, बार बार ये लगता है कि आखिर डेस्डेमोना क्यों कैसियो को लेकर इतना पजेसिव बनी हुई है, क्यों वो ऐसा चाहती है कि कैसियो अपने पद पे आ जाए। तो इससे ऑथेलो का जो शंका का बीज था वो और भी प्रबल हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है। तो लेकिन अब वही बात थी कि अब ये सिद्ध कैसे हो। तो ईगो ने एक षड्यंत्र किया। वो षड्यंत्र वास्तव में एक रुमाल को था। इसमें हैंडकरचिप एपिसोड आता है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ईगो ने कहा ऑथेलो से, कहा कि तुमको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम डेस्डेमोना से वह रुमाल मांगो जिस रुमाल को तुमने कभी उसको दिया था। तो ऑथेलो को याद आता है कि उसने विवाह के बाद एक अपना रुमाल जो था, जो उसकी मृतक माँ की था, वह रुमाल उसको बहुत पसंद था, और उस रुमाल में स्ट्रॉबेरी जो था, उस स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई की गई थी, वह रुमाल उसको बहुत पसंद था। उसने डेस्डेमोना को अपने प्यार के रूप में उसको गिफ्ट के रूप में दिया था। ठीक है। तो डेस्डेमोना जो है उस रुमाल को बहुत ही ध्यान से रखती थी। लेकिन जब ऑथेलो डेस्डेमोना से कहती है कि वह रुमाल कहाँ है, तो डेस्डेमोना मतलब वास्तव में वह रुमाल जो ऑथेलो जो था उसने अपने सिरदर्द का बहाना बनाया था। तो सिरदर्द उसने अपने कहा अपने माथे बांधने के लिए मुझे वो रुमाल चाहिए जो मैंने तुमको दिया था। तो डेस्डेमोना उस रुमाल को बहुत खोजती है, लेकिन रुमाल तो चूंकि उसके पास था ही नहीं।
तो वो बहुत खुश थी इधर, लेकिन उसको मिलता नहीं है। तो उसको जब नहीं मिलता है तो मतलब तो कैसियो अथेलो से कहता है ठीक है, रुमाल उसके पास नहीं है, अगर चाहें तो आप मतलब कि कैसियो के रूम की तलाशी ले सकते हैं और देखिए कि वो रुमाल वहाँ तो नहीं है। तो अथेलो कैसियो के कमरे की तलाशी करता है तो उसको वहाँ वो रुमाल मिल जाता है। तो यानी कि यह क्लियर हो गया अथेलो को कि डेस्टिमोना उसके साथ झूठ कर बोल रही है, उसको चीट कर रही है। तो अथेलो जो था वह डेस्टिमोना से अब किसी तरह छुटकारा पाना चाहता था। उसने उसके लिए डेस्टिमोना को बहुत ही फटकारता है और उसको कहता है कि उसने मतलब कि उसके साथ झूठ बोला है, उसको चीट किया है और उसने उसके माँ का जो उसके मृतक माँ का एक निशानी था उसको भी उसने खो दिया। तो उसने कहा कि उस रुमाल के साथ उसने मतलब अथेलो के प्रेम को भी खो दिया। तो इससे डेस्टिमोना जो होती है बहुत ही व्याकुल हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है। तो वह दुख भरी बातें वो एमिलिया के बीच में शेयर करने लगती है और उसे मतलब मृत्यु तक की बात वो करने लगती है। तो यानी कि वह इस तरह से निराशा में हो जाती है। तो वास्तव में हैंकरचीफ की जो घटना थी वास्तव में हुआ क्या था कि उसमें डेस्टिमोना का जो रुमाल था उसको असल में ईगो के कहने पर एमिलिया से उसने उठा लिया था। तो एमिलिया ने उसको उठाकर ईगो को दे दिया। तो एमिलिया एक सीधी सादी लड़की थी, उसको नहीं पता था कि आखिर ईगो उस रुमाल का क्या करेगा। लेकिन चूंकि वो उसका पति था इसलिए उसने उसको रुमाल को ईगो को दे दिया और ईगो ने उस रुमाल को कैसियो के कमरे में फेंकवा दिया था। तो यह उसकी चाल थी, जो चाल वास्तव में सफल भी हो गई थी। लेकिन अब अथेलो डेस्टिमोना से छुटकारा पाना चाहता था। तो वह डेस्टिमोना को मारने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है और उसके कमरे में पहुंचता है तो वह पहले उससे प्यार करता है, उसको किस करता है और उससे बहुत सारी बातें भी करता है। फिर उसने कहा कि अब वह मतलब वास्तव में उससे छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि उसने उसके साथ बेवफाई किया है और उसको धोखा दिया है, उसको चीट किया है। तो डेस्टिमोना को यकीन हो जाता है कि अथेलो जो है उसके विचार जो है वह ऐसा ठीक नहीं है, वह अथेलो जो होता है उसको हत्या कर सकता है। तो यह जब उसके विचार में आता है तो उसने कहा कि मुझे कुछ समय का मौका दो और अगर तुमको मेरी बात पे विश्वास न हो तो तुम कैसियो से स्वयं बात कर लो और उससे क्लियर कर लो, उसको वेरीफाई कर लो कि वास्तव में वो रुमाल उसके पास किस तरह से आया। लेकिन अथेलो ने कहा कि जो कैसियो जो है वह अब तक मर चुका होगा क्योंकि उसने अपने कुछ आदमियों को कैसियो को मारने के लिए भेज चुका है। तो अब कैसियो अब उससे मिलने वाला नहीं है, तो वह भी मरने के लिए तैयार हो जाए। डेस्टिमोना बहुत ही बचना चाहती थी, लेकिन अंत में अथेलो जो था वो तकिए से डेस्टिमोना को मौत के घाट उतार देता है। तो डेस्टिमोना की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन अथेलो को मतलब उसको मारते हुए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने डेस्टिमोना को तकिए से उसका दम घोट कर मार डाला। तो जब यह घटना घटित हुई तो उसी समय एमिलिया का वहाँ प्रवेश होता है। उसने देखा उसकी मालकिन जो डेस्टिमोना थी वह ज़मीन पे बिस्तर पे लेटी हुई थी और मरी हुई। तो वह चीख पड़ती है, तो वो चीख पड़ती है तो उसको माजरा समझते हुए समय नहीं लगा। तो उसको लगा जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जब उसको पता चलता है कि रुमाल के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसने सारा बात कहा, चीख कर कहा कि इसमें डेस्टिमोना का कोई दोष नहीं है। वास्तव में यह जो सब कुछ घटित हुआ है उसके पति ईगो के बदमाशी के कारण हुआ है, क्योंकि अगर ईगो ने उस रुमाल को मैं नहीं देती ईगो को तो शायद ये मतलब उसकी मालकिन आज जिंदा रहती। तो अथेलो को जब वास्तविकता पता चलती है कि डेस्टिमोना जो है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसकी मृत्यु हो गई, उसको मतलब हत्या कर दी गई, तो अथेलो भी अपने आप को नहीं रोक सका और उसने अपने तलवार से ही मतलब अपना जान ले लिया। तो अथेलो की भी मृत्यु हो जाती है और अथेलो ने मरने से पूर्व डेस्टिमोना को फिर किस किया था क्योंकि वह वास्तव में उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन अब क्या हो सकता था, अथेलो की मृत्यु हो चुकी थी, डेस्टिमोना भी मर चुकी थी। जब ये सब घटना घटित हुई तो इससे ईगो बहुत डर जाता है और डर जाता है तो वह एमिलिया को चाकू मारते हुआ वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भाग जाता है, छिप जाता है। लेकिन अंत में जो वेनिस के ड्यूक थे उन्होंने किसी भी तरह ईगो को पकड़वा लिया और उसको पकड़ा कर उसको मृत्युदंड दिया। तो इस प्रकार नाटक की समाप्ति होती है। तो इस प्रकार नाटक हम देखते हैं कि जो सारी घटनाएं घटित हुई हैं वास्तव में वो कोई भी घटना सुखद किसी भी तरह से नहीं थी, हर तरह से यह दुख लेकर आई है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट कॉमेडियों में से एक ग्रेट 4 ग्रेट ट्रेजेडियों में से एक ग्रेट ट्रेजेडी है, जिसमें मैंने बताया था आपको एक अथेलो हो गया, एक मैकबेथ हो गया, एक किंग लियर हो गया और एक हैमलेट हो गया। तो ये 4 में से ये अथेलो जो था तो ये भी एक ग्रेट ट्रेजेडी है।
तो इस प्रकार नाटक का अंत हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस नाटक के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस नाटक का प्लॉट कैसे है और किस प्रकार से कौन सी घटनाएं किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे कैसे घटनाएं प्रोग्रेस करती हैं। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो, जो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का, यदि आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले जो भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सारे वीडियो जो कि इंग्लिश लिटरेचर पर आधारित होगा उससे मैं संबंधित में वीडियो डालता रहूँगा। तो आप मेरे वीडियो से आप कनेक्ट रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और यह आपके परीक्षा में, कंपटीशन में बहुत सारे जगहों पर लाभप्रद होगा। और केवल आपको इतना ही नहीं बल्कि भविष्य में और सभी चीज़ें मिलने की आशंका है और आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। तो और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी करेंगे। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।